साथियों नमस्कार। आवाज नहीं आ रही थी इसलिए नए सिरे से बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने आप लोगों से कहा था कि इस चुनावी वातावरण में हमें आउटसोर्स के सवालों को चर्चा के केंद्र में रखना है। छिंदवाड़ा में जो कार्यक्रम हुआ, माननीय नकलनाथ जी उसमें शामिल हुए और उनके द्वारा हम लोगों को दिए गए संबोधन के जरिए कल पूरे मीडिया में आउटसोर्स का मुद्दा फिर चर्चा में रहा। यही हम लोग चाहते थे। अब अगला हम जो भोपाल में हम लोग करने वाले हैं, ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स की कोर कमेटी जल्दी ही इसकी तारीख तय कर देगी। उस वक्त हमें इस मुद्दे को और ज्यादा चर्चा में लाना है और वो तभी संभव है जब आप बड़ी संख्या में भोपाल के कार्यक्रम में शामिल हों। तो साथियों, आज हम आपसे एक नए मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये मुद्दा बहुत गंभीर है और आपके जीवन से जुड़ा हुआ, आपके रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज भास्कर के अंदर के पेज पर एक खबर छपी है कोविड के दौरान की। उसकी हेडिंग है, कोविड में गई अच्छे वेतन वाली 90 लाख नौकरियां अब खत्म। हेडिंग से आप समझ सकते हैं कि कोविड में हमने अपनी जानें ही नहीं गंवाई। हमारे परिजनों ने, हमारे पड़ोस में, हमारे जान पहचान वालों ने। कोविड का समय बहुत संकटपूर्ण समय था और बहुत मुश्किल का समय था और उस समय में सबसे ज्यादा अगर किसी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो वो हमारे मजदूर वर्ग को करना पड़ा, हमारे कर्मचारी वर्ग को करना पड़ा। वही जो है इस महामारी में लोगों की सेवा भी करता रहा और जैसे ही महामारी कम हुई अपनी नौकरियां भी गंवानी पड़ी। लेकिन ये जो जिस खबर पर हम आज चर्चा कर रहे हैं वो खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये सरकार जो दिल्ली में बैठी है, मध्य प्रदेश में चल रही थी, यह सरकार कर्मचारी और मजदूर के प्रति पूरी तरीके से असंवेदनशील है। कोरोना में मजदूरों को किस तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया था, ये सब आप लोगों ने देखा है। सैकड़ों किलोमीटर मजदूर अपने बच्चों को लेकर पैदल चलने के लिए मजबूर हुआ था और यह स्थिति तब हुई थी जब हमारे हिंदुस्तान के अंदर हजारों की संख्या में ट्रेनें हैं, लाखों की संख्या में बसें हैं, ये सब खड़ी करवा दी गई थी और लोग पैदल चलने को मजबूर थे। बड़ी संख्या में कोरोना के समय रोजगार भी गए थे और ये वादा किया गया था कि हम सरकार इन नौकरियों को वापस करेगी, वापस देगी लोगों को। लेकिन धीरे धीरे जो सच्चाई सामने आ रही है वो सच्चाई ये है कि कोरोना के समय अच्छे वेतन वाली, मतलब अच्छे वेतन वाली से मेरा तात्पर्य है और इस खबर का भी तात्पर्य है कि जिसमें मोटी तनख्वाह मिलती थी, बड़ी तनख्वाह मिलती थी, ये 2, 4, 5, 6 हजार वाली नहीं। और ये नौकरियों में स्थायित्व था, चाहे वो कंपनियों में काम करते थे चाहे कहीं करते थे, और सैलरियां बहुत अच्छी थी। कितने रोजगार गए थे? 90 लाख लोग रोजगार गए। और उसी कोरोना में कुल रोजगार कितना गया था? कितने लोग बेरोजगार हुए थे? 7.8 करोड़ लोगों ने कोरोना के समय अपनी नौकरियां गंवाई थीं। यह स्थिति उस सरकार के, उस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान हुई जो इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु कहते नहीं थकते हैं। उनके भाषण अगर आप सुनते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि अरे वाह भाई वाह, अब तो सब कुछ हरा भरा है, सब कुछ माला माल है। उसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 7.8 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई और उसमें से 90 लाख नौकरियां अच्छे वेतन वाली थी। क्या कोई सरकार रोजगार से लगे हुए
लोगों के रोजगार को सुरक्षित करने का काम नहीं कर सकती थी। कितनी बड़ी भी महामारी हो, इससे पहले भी महामारियां आई, बड़ी बड़ी महामारियां आई, लेकिन कामगार वर्ग पर उसका कोई असर नहीं पड़ा था, उनकी नौकरियों पर कोई असर नहीं पड़ा था, और उसी कामगार वर्ग ने उन महामारियों पर काबू भी पाया था, ठीक वैसे ही जैसे हमने कोरोना पर जैसी महामारी पर काबू पाया है। और इस कोरोना जैसी बड़ी महामारी के दौरान सबसे बड़ी असफलता अगर किसी की निकलकर सामने आ रही है तो वो हमारी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असफलता निकलकर सामने आ रही है, जिन्होंने 7.8 करोड़ लोगों की नौकरियां वापस नहीं की हैं आज तक। अब सवाल है कि फिर ये देश चल कैसे रहा है। यही खबर आपको आगे बताती है। जो कोरोना के समय और आज हमारे पास वर्कफोर्स घटकर 32.8 करोड़ रह गया है। कितना? 32.8 करोड़ वर्कफोर्स, मतलब कामगार घटकर रह गए हैं। और पहले कितने हुआ करते थे? 40 करोड़, 40.6 करोड़। 8 करोड़ लोगों नौकरियों से बाहर हैं। और ये जो 32 करोड़ लोग जो अभी काम पर लगे हुए हैं, उनकी क्या स्थितियां हैं? उनकी स्थितियां ये हैं कि इसी रिपोर्ट के अनुसार कि सरकार ने जो रोजगार दिया है उस रोजगार में जिंदा रहने लायक वेतन नहीं है। वो रोजगार कौन सा है? वो रोजगार है डिलीवरी बॉय का, शॉपिंग मॉलों में काम करने वाले कर्मचारियों का। यही पिछले मोदी जी के कार्यकाल में एक नई नौकरियां पैदा हुई हैं। ओला चलाने वाले ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड, ये ठीक वही व्यवस्था है जो मोदी जी ने बनाई है, जो शिवराज सिंह अपने यहाँ 10 साल पहले 15 साल पहले से लागू किए हुए थे आउटसोर्स की, जिसमें वेतन नहीं था, नौकरियों में सुरक्षा नहीं थी। मोदी जी ने कोरोना के समय लोगों को नौकरियों से बाहर करवा कर पूरे देश के अंदर वही नौकरियों में असुरक्षा का वातावरण बना दिया है। अब जो सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला क्षेत्र है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग जैसे जो क्षेत्र हैं, उनमें बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में रोजगार की संभावनाएं हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने जो रास्ता अपनाया है, जिन नीतियों पर चल रही है, वो नीतियां जो है पूरी तरीके से कामगारों से, कर्मचारियों से, मजदूरों से मुफ्त में काम कराने वाली नीतियां हैं। बेंगलोर जैसे बड़े शहर में एक मजदूर को वहां भी 300 साढ़े 300 रुपए मजदूरी मिल रही है मोदी जी के रहते हुए। मोदी जी से पहले उसी बेंगलोर में 600-700 रुपए प्रतिदिन की मजदूरियां मिला करती थी। हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, हम सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ही आउटसोर्स को कम वेतन मिलता होगा, यही शोषण हो रहा है, यही अन्याय हो रहा है। मोदी जी ने यह पूरा का पूरा शिवराज सिंह वाला जो आउटसोर्स है, जो अन्याय है, जो नौकरियां, कम वेतन की नौकरियां और सुरक्षित नौकरियों को पूरे देश में इस सिस्टम को लागू कर दिया। ये बीजेपी की राजनीति की नौकरियां हैं और मोदी जी ने इस पूरी राजनीति को अपनी को देश के अंदर लागू कर दिया है। अब आप सोचिए कि आप जो लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो लड़ाई कितनी बड़ी लड़ाई है। और इस लड़ाई को इस मध्य प्रदेश से शुरू हो रही है, इसे आपको जीत कर पूरे देश के लिए उदाहरण बनना है।
यदि हम लोग आउटसोर्स कल्चर को मध्य प्रदेश में समाप्त कराने में सफल हुए तो आप समझिए कि पूरे देश की तस्वीर बदल जाएगी। और हम लोग इसलिए तभी सफल हो सकते हैं कि हमारे बीच में हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों की व्यापक एकता बने। इसलिए साथियों, मैं आपसे इस चुनावी वातावरण में पुनः आपसे सवाल अपील कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण सुनने में अच्छे लग सकते हैं, झूठ हमेशा अच्छा लगता है, और झूठ जब हम बोलने पर उतारू हो जाएं तो हम कुछ भी बिना रुके बिना सोचे समझे बोलते हुए चले जाएंगे और वो सुनने वाले को अच्छा भी लगेगा। लेकिन बीजेपी के नेता के भाषण इस पूरे देश के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह हैं, और उनके भाषणों को आपको कसौटी पर कसना है तो आप मध्य प्रदेश के अंदर पैदा की गई नौकरियों में काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति से देख सकते हैं। क्योंकि भाजपा के राजनीति में नौकरियां कोई प्राथमिकता नहीं है, इसलिए आज दिनांक तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करी है। ऐसा लग रहा है कि यह पार्टी सिर्फ भाषणों को ही अपना घोषणा पत्र मान चुकी है और उसे अब लोगों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ हो गया है। सच्चाई आप लोगों को पता है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से यही आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आप समझें। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषणों के अर्थ आप निकालें, उनके इरादों को समझें, तब आपको पता लगेगा कि इन्होंने जो आपके साथ किया है वो कितना बड़ा अपराध किया है। मोदी जी ने 70 लेबर लॉ खत्म करके पूरे मजदूर वर्ग को गुलामी करने के लिए मजबूर कर दिया है। उन मोदी के खिलाफ कोई बात नहीं करना लोग सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उनका भाषण थोड़ा लोगों को बड़ा लुभावनी लगता है। लेकिन भाषणों से पेट नहीं भरता है। 140 करोड़ के देश को अगर आगे ले जाना है तो यहाँ रोजगार के रास्ते आपको बनाने पड़ेंगे, और रोजगार में एक सम्मानजनक वेतन और नौकरियों में सुरक्षा, रोजगार में सुरक्षा, ये गारंटी देनी ही पड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, यह गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। जो मैंने आपसे शुरुआत में चर्चा की थी कि मोदी जी लॉकडाउन में हमारी 90 लाख अच्छे वेतन वाली नौकरियां गई हैं। ये 90 लाख जो अच्छे वेतन मिल रहे थे, ये किसके कार्यकाल में मिले थे? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस दौरान ये नौकरियां मिली थी। अब आप उस दौरान जो भारी भरकम पैकेज का जो सिस्टम लागू हुआ था, हमारे इंजीनियरों को, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को, डॉक्टरों को, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में कर्मचारियों को, वो भारी भरकम पैकेज मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान, यूपीए की सरकार के दौरान, जब माननीय कमलनाथ जी केंद्र में मंत्री थे तब शुरू हुए थे। मोदी जी ने ये पैकेज पूरी तरीके पैकेजों में लगे हुए लोगों को नौकरियों से बाहर करवा दिया। आज वही लोग जो साल में 5-5, 7-7 लाख रुपए लेते थे, 10-10 लाख रुपए लेते थे, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 की आउटसोर्स की नौकरी करने के लिए मजबूर है। ये कांग्रेस और बीजेपी के इस बुनियादी अंतर को आप समझिए, और तब आप इन चुनाव में फैसला कीजिए। आपके सामने 2023 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं और 2024 में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। क्योंकि केंद्र के पास सारी शक्तियां होती हैं, सारे संसाधन केंद्र के पास होते हैं,
इसलिए अकेले शिवराज सिंह को बदलने से काम नहीं चलेगा, आपको मोदी को बदलने की तैयारी भी अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी का ये मानना है, बीजेपी के नेताओं का ये मानना है कि हमने हिंदुस्तान में बहुत सारे ढेर सारे मंदिर बना दिए, अब लोगों को कुछ नहीं चाहिए, और वो इसी मंदिर के सहारे आपके जीवन को जहन्नुम बनाने में लगे हुए हैं। आपको अपने आर्थिक विकास के रास्ते को खुलवाने के लिए बीजेपी से मुक्ति पानी पड़ेगी। मैं आप सब लोगों से पुनः आग्रह करूंगा कि यह चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है, हमारे बेरोजगार युवाओं के भविष्य का चुनाव है, क्योंकि उनके रोजगार के रास्ते खुलने का रास्ता यह चुनाव तय करेंगे, और यह तभी संभव है जब मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। हमें उम्मीद है कि आप ये काम करेंगे। पुनः आप सब लोगों को नमस्कार, और जल्दी ही हम लोग भोपाल में एक आभार कार्यक्रम के दौरान कमलनाथ जी से मुलाकात करेंगे। तब तक पुनः इसी पेज पर मिलते रहेंगे।